हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर भोजन के घटक के बारे में एक टॉपिक जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपके इवन आपके सिलेबस का भी एक टॉपिक है जहाँ पर आप भोजन का परिरक्षण कैसे करते हैं, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड, मीन्स कि भोजन से रिलेटेड आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आज एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिक भोजन की बात बताई गई है कि आहार जो है, भोजन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन, वसा, विटामिन्स होते हैं उनका होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं उनकी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो हम पोषक कहते हैं, मतलब भोजन के अंदर जो भी सामग्री अवेलेबल होगी, कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक घटक होती है। जिसे हम कच्चा भोजन लेते हैं, कच्चे मतलब लाइक फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह सेवन करते हैं, तो ये सारे हमारे लिए शरीर के लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं। अब ये जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। अब कौन सी चीज़ में क्या पाया जाता है, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ही आज के सेशन में कंप्लीट करना हमारा सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, भोजन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। वृक्षांश क्या होते हैं? जो रेशे युक्त भोजन होते हैं, रेशे युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें वृक्षांश हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। इसकी भी पूरा डिटेल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब खाद्य परीक्षण आपने देखा होगा जब हम लोग सीटेट के पेपर लगा रहे थे, क्योंकि सीटेट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, तो सीटेट के पेपर में पूछे गए थे कि इसका परीक्षण, इसमें अगर आप ये मिला दोगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा। तो वो सारे परीक्षण जो थे वो सारे इसी टॉपिक के अंदर आते हैं, इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं क्या? कुछ साधारण विधियों से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस पोषक पदार्थ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, मतलब बहुत आसान होता है इनका परीक्षण यहाँ पर कंप्लीट करना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक लिस्ट बताई जाएगी और उसमें आपको परीक्षण करना सिखाया जाएगा कि आपको परीक्षण कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं और डायरेक्टली हम लोग टेस्ट की बात कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है, मतलब बच्चों को बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे टेस्ट करना है। ठीक है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, आयोडीन का जब हम लोग तनु विलयन बनाते हैं तो उसके लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे जो है टिंचर आयोडीन की मिला देनी चाहिए। इससे आयोडीन का जो है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्या करना है? जल से भरी जो परख नली है, परख नली जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके की लैब में रहती है, उस परख नली के अंदर कुछ बूंदे जो है टिंचर आयोडीन की डाल देने से आयोडीन का विलयन कैसा बन जाता है? तनु बन जाता है। अगला पॉइंट है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अब कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना याद आ रहा है, CuSO4 में हम लोगों ने एक जिंक का डाला था, तो वहाँ पर वो अलग हो जाता है और Cu जो कॉपर अलग निकल जाता है। इस तरीके से जो है इक्वेशन बनाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सीटेट के पेपर में। तो कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट विलयन घोलने से बन जाता है। अगला पॉइंट देखिए, 100 मिलीलीटर जल में, मतलब जल की यदि मात्रा 100 मिलीलीटर है और यदि आप उसमें 10 ग्राम भी कास्टिक सोडा डाल देते हो, तो इसे हम अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, बस आप याद रख सकते हो। इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना है कैसे किया जाता है, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है। अब हमें ये देखना है कि किसी भी पदार्थ में स्टार्च कैसे प्रेजेंट होता है, तो उसकी उपस्थिति कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये परीक्षण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, परीक्षण में खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। आपको कोई भी टेस्ट करना है तो कोई भी आप कच्चा खाद्य पदार्थ यहाँ पर ले लो, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालो। इसीलिए हम लोग पढ़े थे कि आयोडीन का जो विलयन है उसको तनु बनाने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसमें एक परख नली में पानी लो और उसके अंदर टिंचर आयोडीन डाल दो, तो आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा, जो कि मंड स्टार्च परीक्षण के लिए काम आएगा। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, जैसे कि ये लड़का और लड़की है, ये क्या कर रहे हैं, ये इनके पास आप बोतल देख सकते हो, ये बोतल रखी हुई है आयोडीन की। ठीक है, अभी इन्होंने ये आलू ले रखा है, चाकू वाकू रखा हुआ है और इनके हाथ में परख नली, अब इसके ऊपर ये आयोडीन का विलयन डाल रहे हैं। अब ये देखेंगे कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, यह या तो नीला हो जाएगा या फिर अगर काला हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर क्या उपस्थित है, उसके अंदर स्टार्च उपस्थित है। तो ये स्टार्च परीक्षण करने का तरीका यहाँ पर, या फिर मंड परीक्षण करने का ये तरीका अपन लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इस परीक्षण को अलग अलग खाद्य पदार्थ पर किया जा सकता है।
तो किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आयोडीन का तनु विलयन लेना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आयोडीन के तनु विलयन में जो है परख नली में लेकर आप उसको क्या करोगे, जब जो भी कच्चा पदार्थ है उसके ऊपर डालोगे तो अगर उसका विलयन का जो रंग है, उस पदार्थ का जो रंग है काला या नीला पड़ जाता है, मतलब कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और नहीं है तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। अगली बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण की। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी होती है, वही थोड़ी सी मात्रा लो, मतलब पूरा मत बिगाड़ो, थोड़ी सी मात्रा ले लो जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लो। जैसे कि आप किसी का भी परीक्षण कर रहे हो तो उसका क्या कर लो, बारीक सा चूरा कर लो आप उसका, ठीक है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दो और उसमें 10 बूंद जल डालकर उसको अच्छी तरीके से हिलाएं ताकि वो लिक्विड फॉर्म बन जाए, ठीक है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालते हैं, CuSO4 की डालते हैं। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे डाल दो, अच्छी तरीके से हिलाकर कुछ मिनट के लिए रख दो। अगर आप ये देखते हो कि परख नली ये इस तरीके से, कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर बताया गया है प्रोटीन के लिए, है ना। अगर उसका रंग बैंगनी हो गया है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जब अपन शॉर्ट में समरी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की, तब एक एक लाइन में हमने ये सारी चीजें देख ली थी। मंड में जो होता है नीला या काला कलर हो जाता है प्रोटीन के लिए, अगर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं तो CuSO4 का प्रयोग किया जाता है और उसका रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। अब हम लोग यदि वसा की बात करें तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अच्छा एक चीज़ और, अभी एनसीईआरटी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसका रिवीजन करना हो तो हम लोग एक सेशन वापस से रखेंगे जिसमें हम लोग जो है 3rd क्लास से लेकर 7th क्लास तक की एनसीईआरटी समरी को एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी वो सेशन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में 1 लाइनर सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो एक ऐसा सेशन भी कंडक्ट कर लेते हैं ताकि ईवीएस का भी रिवीजन अच्छे खासे तरीके से हो जाए। अब बात करते हैं वसा की बात करना चाहते हैं तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लो, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। देखो पहले में तो क्या करना था, सीधा सादा सा सामान ले लो, दूसरे वाले में क्या करना था, ठोस है तो उसको पीस कर उसका लिक्विड बना लो पानी डालकर, और अगर लिक्विड फॉर्म में ही करना है, दूध वगैरह का करना है तो वो वैसे ही लिक्विड रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना रहेगा, अपन को कॉपर सल्फेट की बूंदे डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर बोला गया कि वसा के लिए क्या करना पड़ेगा, कागज में आपको लपेट कर रखना होगा, ठीक है। कागज में लपेटने के बाद देखते हैं उसके बाद की प्रोसीजर क्या है। ये ध्यान रखना है कि आपका कागज फटना नहीं चाहिए, कागज अच्छा खासा मोटा सा होना चाहिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे लग गए, धब्बे मतलब तेल की वो जो जम जाते हैं, ठीक है। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें से यदि प्रकाश बाहर आ पा रहा है तो आप मान सकते हो कि हाँ इसके अंदर वसा की मात्रा प्रेजेंट है। किसके अंदर, खाद्य पदार्थ के अंदर वसा की मात्रा हमारी प्रेजेंट है। अगर उसमें से रोशनी, हल्की हल्की भी रोशनी आ पा रही है तो आप समझ सकते हो। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा उपस्थित हो सकती है। इस दशा में इन खाद्य पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ में पानी भी प्रेजेंट रहता है, हल्का हल्का सा जल भी प्रेजेंट रहता है, तो वो समझने वाली बात है। आप कागज को पहले सुखा सकते हो, उसके बाद आपको चेक करना है। अगर के तेल के धब्बे को आप सूर्य की रोशनी में रखोगे और सूर्य की रोशनी आर पार जा पा रही है, हल्की सी भी जा पा रही है, धुंधली सी भी रोशनी आ पा रही है, मतलब वसा उसके अंदर प्रेजेंट है। ये अपने घर पर करने वाले एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, मंड यानी कि स्टार्च, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोटीन CuSO4 से, और फिर हमने ये देख लिया कि जो वसा का परीक्षण है नॉर्मल कागज से कर सकते हो, आप अभी घर बैठे भी कर सकते हो, आपको CuSO4 और कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। वसा का तो बहुत आसानी तरीके से हो जाता है, ठीक है। अभी आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि किस किस में कौन सी मात्रा प्रेजेंट होती है। और कार्बोहाइड्रेट को भोजन ऊर्जा देने वाला पदार्थ बोला जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जिस किसी भी पदार्थ में होगा तो उससे अपने शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी देने वाले पदार्थ में हमको क्या क्या खाना चाहिए, देख लो। शक्करकंदी खानी चाहिए, आलू खाना चाहिए, गन्ना खाना चाहिए, पपीता हम लोगों को खानी चाहिए, हम लोगों को तरबूज खाना चाहिए, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। इन सभी से क्या मिलता है, इन सभी से हमको कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये फोटो क्या रहेंगे आपके पास हमेशा सेव रहेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ को याद करने में। ले सकते हो आप इसका फोटो। आगे बात करते हैं हम लोग इसकी, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मूंगफली की। मूंगफली, सरसों का तेल, तिल और गिरी।
और नीचे आप देख सकते हो अंडे, दूध, मक्खन, घी, मांस। अब आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये सारे हमारे वसा के स्रोत हैं। ठीक है, ये सारे पादप स्रोत है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले हैं, और ये सारे जंतु से प्राप्त होने वाले हमारे स्रोत हैं। ठीक है, तो ये वसा के स्रोत हो गए। इससे पहले हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लिए। कार्बोहाइड्रेट में हमने ये सारे जो गेहूं वगैरह जो होते हैं इन सभी से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और पादप में हमको ये सारी चीजें मिल गई, मूंगफली, तिल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों, सोयाबीन का तेल, ये सारे वसा हैं, फैट है। और घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, जंतु स्रोत के अंदर आ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमने देख लिए, वसा के स्रोत हम लोगों ने देख लिया और उसको कैटेगराइज भी कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए, अभी हम लोग वसा के स्रोत पढ़ कर आए। अब हमको दिख रहा है सोयाबीन, तुअर दाल, मूंग, चना और मटर, ये तो सारे पौधों से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए दूध, मांस, मछली, पनीर और अंडे। अब ये दो स्रोत देखने से समझ आ रहा है कि इसको कैटेगराइज किया हुआ है, पादप स्रोत और जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत के अंदर। तो ये सारे हमारे प्रोटीन के स्रोत कहलाएंगे और दोनों तरीके से इसको बताया गया। इन सभी से क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा जो है हमारे शरीर में पूरी होती है। अब आगे देखिए, विटामिन ए के कुछ स्रोत। यदि हमें पर्टिकुलर विटामिन ए चाहिए तो हम लोग क्या क्या सेवन कर सकते हैं, दूध, मछली का तेल, गाजर, पपीता, इस तरीके से कुछ पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग सेवन कर सकते हैं। विटामिन बी की यदि हम लोग बात करते हैं, उसमें चावल, तुअर दाल वगैरह का हम लोग सेवन कर सकते हैं। ठीक है, और विटामिन सी की बात करें तो हरे फल, फ्रूट जो होते हैं ये सारे हमारे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, ये सारे। और विटामिन डी की आप बात करोगे तो दूध, मक्खन, मछली, मांस और अंडे जो है ये सारे हमारे विटामिन डी के स्रोत के अंदर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन हमें क्या मदद करता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। तो प्रोटीन युक्त यदि हमारे पास भोजन है तो उसे शरीर वर्धक भोजन कहता है। वो शरीर की ग्रोथ में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब विटामिन क्या करते हैं, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो तीन चीजें आपको पता चल गई, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विटामिन रोगों से रक्षा करेंगे, और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को एनर्जी प्रदान करेगा। विटामिन हमारी आँख, हस्तियों, हाथ और मसूड़ों को स्वस्थ करने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन क्या करते हैं। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। वही पपीता, गाजर, ये सारी चीज़ें हमारी आँखों को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। फ्रूट्स वगैरह यदि हम लोग सेवन करते हैं। विटामिन डी यदि दूध, मछली और इस तरीके के पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं तो ये दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने और हमारी शरीर की ही सहायता करेगा। और विभिन्न विटामिन के अपने डायग्राम देख ही लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे। अब अपन देख लेते हैं, विटामिन की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गई, वसा की बात हो गई। अब आयोडीन के कुछ स्रोत, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पूरी करने वाले कुछ स्रोत यहाँ पर दे रखे हैं। पालक, मछली, और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे स्रोत जो है प्रोटीन की मात्रा को पूरा करते हैं। फास्फोरस के लिए भी यहाँ पर दे रखे हैं दूध, केला, ये जो दाल है और ये चावल जो आप देख पा रहे हैं ये सारे फास्फोरस के स्रोत है। फिर लोहे के स्रोत में इसी तरीके से हरी सब्जियाँ, ठीक है, पालक वगैरह, इन सब से लौह मात्रा की शरीर में पूर्ति हो जाएगी। और कैल्शियम के स्रोत यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्रोत आप देख सकते हो। अब हम बढ़ जाते हैं आहारी रेशे के ऊपर। आहारी रेशे वैसे तो शरीर के अंदर कुछ मदद नहीं करते, लेकिन फिर भी इनका हमारे अंदर होना, शरीर के अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों के द्वारा होती है, पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अंग है। और इसका आयतन क्या हो जाता है, खाने में अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। इसीलिए हम लोग जो रुक्षांश युक्त, जो रेशे युक्त पदार्थ हैं उनका सेवन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, पाचन में हमारी मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाती है, मतलब देखने में समस्या आती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है यदि किसका सेवन नहीं किया, विटामिन ए का।
अब विटामिन B1 की बात कर रहे हैं, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी-बेरी रोग क्या होता है? दुर्बल मांसपेशियाँ और काम करने में ऊर्जा में कमी आ जाती है। सी की यदि आप बात करेंगे तो सी जो है स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रूट्स वगैरह का सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी रिकेट्स से अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेट्स बीमारी होती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंतक्षय की समस्या हो जाती है। अस्थियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और दाँत काफ़ी ज़्यादा क्षीण हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन न होने की वजह से शरीर में घेंगा रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता यहाँ पर आ सकती है। और लोह की कमी से अरक्तता हो जाती है और कमजोरी, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी यहाँ पर फील होती है। जितना कुछ भी पढ़ा है उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बहुत सारी बुक्स में रहता ही है। इस तरीके से शॉर्ट में आपने जो भी पढ़ा उसका आप सारांश, कंक्लूजन देख सकते हो। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं और भोजन में आहारी रेशे, जिनको रुक्षांश आप बोलते हो, वो और जल भी पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए मदद करते हैं, शरीर की रक्षा के लिए। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में प्रेजेंट होता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण के बारे में देख लिया और विटामिन A, B, C, D और उनसे होने वाले रोग और कमियों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी है। ओके ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, लाइक प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक है। रुक्षांश है, जल भी है, लेकिन वो सिर्फ पाचन का वहाँ पर कार्य करेंगे। अगला बोल रहा है, ये जो क वाला ऑप्शन देखो, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। हम लोग थ्योरी में पढ़कर आए थे। फिर हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटीन कार्य करता है। दृष्टि के लिए कौन सा आवश्यक है? दृष्टि के लिए विटामिन A आवश्यक होता है। नॉर्मली हमारे घर वाले बोलते भी हैं गाजर वगैरह खाओ, अच्छे से आंखें बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ठीक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, मतलब अस्थियों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? कैल्शियम जो होता है अस्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब वसा में कौन सा होता है, वसा किस में पाया जाता है? इसको थोड़ा टर्न कर लो। वसा किस में पाया जाता है? तो हम लोग डायग्राम देख रहे थे कि मूंगफली और वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर वसा पाया जाता है। मंड स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के लिए आप चावल और आम का एग्जाम्पल दे दो। आहारी रेशे भी होते हैं, रुक्षांश भी होते हैं, तो जो आलू और दालें होती है उसमें को आप आहारी रेशे में काउंट कर सकते हो। प्रोटीन के लिए तो बहुत सारे स्रोत हैं, मछली हो गया, बहुत सारे स्रोत है प्रोटीन के हमारे पास, दूध वगैरह सारे ही हमारे प्रोटीन के अंदर आते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? केवल चावल खाने से कर सकते क्या? तो केवल चावल सफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर गलत होगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। मतलब हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है, तो अभावजन्य रोगों में आ जाएगा। तो संतुलित आहार खाकर हाँ कमी की जा सकती है, रोकथाम कर सकते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी एक प्रकार का, जैसे केवल चावल, केवल दाल, केवल हरी सब्जियाँ सफिशिएंट नहीं है, सभी प्रकार का होना चाहिए। सभी से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगला पॉइंट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो वही चीज़ है कि केवल अकेला कोई भी पर्याप्त नहीं होगा, तो इसके लिए भी आपका आंसर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। वो सही गलत वाली बात हो रही थी यहाँ पर। अगले की बात करते हैं, विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सी बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है? ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स होगा, ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी। और बेरी हम लोग अभी देखे थे, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है B1 से। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी हो जाता है। और हमारे भोजन में रतौंधी हो जाता है, किसकी कमी से? विटामिन ए, पहले ही पढ़ा था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी दिखाई न देने वाली। विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, और B1 से बेरी हो जाता है। और विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स यहाँ पर
हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर हो गई होगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है भोजन। ठीक है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है या फिर भोजन से रिलेटेड सामग्री जो है, देख लेते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।